डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आपकी केमिस्ट्री की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 1 कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक। सुपर क्रिटिकल स्टेट किस तरह का होता है? सुपर क्रिटिकल स्टेट जो है वो ऐसा सिंगल होमोजीनियस फेज है विद प्रॉपर्टीज़ इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड एंड गैस। लिक्विड और गैस के दरमियान उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देयर इज़ नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज बिटवीन लिक्विड एंड गैस रिजल्टिंग इन अ फ्लूइड दैट हैज़ लिक्विड लाइक डेंसिटी एंड गैस लाइक डिफ्यूजिविटी। ठीक है, ऐसा वो जो है वो स्टेट है मैटर की जिसके अंदर ना तो ये समझ आती है या कोई ख़ास बाउंड्री नहीं है कि वो गैस है या लिक्विड है, यानी इन दोनों के दरमियान की हालत है, जिसकी वजह से हमें दो मेन प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं, लिक्विड वाली भी और गैस वाली भी। लिक्विड में जो है वो लिक्विड लाइक डेंसिटी मिल जाती है और गैसेस की डिफ्यूजन वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी हमें इसके अंदर मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वे इज़ प्लाज्मा क्रिएटेड इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब। तो इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब plasma is generated by applying a high voltage across low pressure mercury vapors। ठीक है, वो जो ट्यूब है उसके अंदर जो है लो प्रेशर पे गैस को फिल किया जाता है और हाई वोल्टेज जो है अप्लाई किए जाते हैं, जिसकी वजह से मर्करी एटम जो हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, फ्रीइंग इलेक्ट्रॉन एंड आयन दैट कोलाइड विद मर्करी एटम देयर बाय emitting ultraviolet light. The ultraviolet light then excites a phosphor coating inside the tube which produce visible light. अल्ट्रावायलेट लाइट जो है ज़ाहिर है वो तो हमें नज़र नहीं आएगी, तो वो फिर एक्साइट करती है फॉस्फोर कोटिंग को जो कि ट्यूब के अंदर ही मौजूद होती है और उससे फिर विजिबल लाइट निकलती है जो हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो इसमें पूछा गया है, मोस्ट ऑफ द जी यहाँ पे है कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल वी स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री आर ऑर्गेनिक इन नेचर। वेयर डज द डिफरेंस एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, या व्हाट डज द डिफरेंस एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री जो है बहुत पहले जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बायोकेमिस्ट्री जो थी वो ब्रांच ऑर्गेनिक के अंदर ही मर्ज थी, यानी कि हम यही समझते थे कि जो कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं और वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बना सकते हैं, और इनऑर्गेनिक में वो नॉन लिविंग वाले। तो बाद में जो है ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री दो फील्ड बनानी पड़ी। इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो फोकस करती है सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इन जनरल। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग भी आप इसको कह सकते हैं और हाइड्रोकार्बन भी आप इसको कह सकते हैं, जो कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। जबकि जो बायोकेमिस्ट्री है वो स्पेसिफिकली एग्जामिन करती है केमिकल प्रोसेसेस सब्सटेंसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट ये था कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं कंपाउंड वो नॉन लिविंग या हम लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज नहीं कर पाते, लेकिन बाद में जब ये हमने लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज कर लिए तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन ज़रा चेंज कर दी गई और उसकी जगह जो है वो बायोकेमिस्ट्री जो है नई एक डेफिनेशन मुतारिफ हुई। Thus, while organic chemistry is broader and biochemistry is more centered on biological function and processes. क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव द रीज़न फॉर ब्रिलियंस शोन बाय डायमंड, कैन यू इम्प्रूव इट। जी, तो अ डायमंड ब्रिलियंस इज ड्यू टू इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिस्पर्शन. This caused light to undergo extensive internal reflection and scattering. डायमंड की जो फेसेस हैं उसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो बार बार इंटरनल रिफ्लेक्शंस की वजह से टकरा के बहुत ज़्यादा स्कैटर करती है. इट्स ब्रिलियंस कैन बी इन्हेंस्ड बाय प्रिसीजन कटिंग, अगर बहुत अच्छे से उसके फेसेस को कट किया जाए, एंड पॉलिशिंग, और अच्छा से पॉलिश किया जाए तो
इससे जो उसके एंगल हैं और प्रोपोर्शन हैं वो ऑप्टिमाइज़ हो जाएंगे और मज़ीद इंटरनल रिफ्लेक्शन का बाइस बनेंगे। जब इंटरनल रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी तो अगेन हमारे पास डिस्पर्शन लाइट की ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह अब हम क्वेश्चन 5 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। NaCl जो कि साल्ट है, हमारा टेबल साल्ट, अगर उसको किस तरह से वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है उसको हमने एक्सप्लेन करना है। इन द When sodium chloride dissolve in water, the polar water molecules surround the individual Na positive and Cl ion through ion dipole interaction। ठीक है, आयन और डाइपोल इंट्रैक्शन की वजह से इसको सराउंड कर लेते हैं, सोडियम के पॉजिटिव चार्जेस को और क्लोरीन के नेगेटिव चार्जेस को। द पार्शली नेगेटिव ऑक्सीजन एटम अट्रैक्ट द सोडियम आयन एंड द पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम अट्रैक्ट द क्लोराइड आयन। ठीक है, पोलर है वाटर, यानी पानी के ऊपर दो पोल बनते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जो पॉजिटिव पोल है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ किस तरह से। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस तरह से, ये ऑक्सीजन है, ये दो हाइड्रोजन है इसके साथ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव आ जाता है G+, और इसके ऊपर भी, जबकि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब ये इस वजह से पोलर मॉलिक्यूल है। तो क्या होगा, ये जो पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन है ये अट्रैक्ट करेगी Cl आयन को, ये Cl नेगेटिव आयन जो हैं उनको अट्रैक्ट कर लेगी, और जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो Na पॉजिटिव आयन्स को जो है वो अट्रैक्ट करेगी। तो इसी तरह इसकी वजह से, मैं इसको ज़रा क्लियर कर दूं जी, तो इसकी वजह से जो है द हाइड्रेशन प्रोसेस ओवरकम द आयनिक लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl अलाउइंग द आयन टू सेपरेट एंड डिस्पर्स इन द सॉल्यूशन। इसकी वजह से NaCl जो है वो डिस्पर्स हो जाता है और डिफरेंट आयन जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं वो वाटर के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं और डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है वाई डू डिफरेंट कंपाउंड हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट कंपाउंड की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी क्यों होती है, इसको एक्सप्लेन करते हैं पानी के अंदर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन वाटर वेरीज बिकॉज डिफरेंस इन द मोलिकुलर स्ट्रक्चर, पोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। तो ये तीन मेन चीज़ें हैं, मोलिकुलर स्ट्रक्चर, पोलैरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। इनकी वजह से जो है सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। Factors such as ability to form hydrogen bond, solute lattice energy, and specific interaction with water molecule determine how readily a compound dissolve at a given temperature। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन की एबिलिटी है या सोल्यूट की लैटिस एनर्जी है, ये या स्पेसिफिक इंट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ डिसाइड करती हैं कि कंपाउंड कितने आराम से, कितने फास्टली डिज़ोल्व हो जाएगा उस टेम्परेचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर पूछा गया है वाई NaCl कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज फ्रॉम वाटर जस्ट लाइक KNO3। KNO3 जो है वो पानी के अंदर क्रिस्टलाइज हो जाता है, लेकिन NaCl इतनी आसानी से नहीं होता या नहीं किया जा सकता। इसकी क्या वजह है, तो NaCl की जो सोल्युबिलिटी है वाटर में इज़ रिलेटिवली कांस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट टेम्परेचर। आपने वो टेबल भी देखा होगा सोल्युबिलिटी वाला, उसके अंदर आपने देखा था कि Na की जो लाइन थी वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट थी, थोड़ा सा जो है वो ऊपर को जा रही थी, लेकिन बहुत ही ना होने के बराबर उसका इफ़ेक्ट था टेम्परेचर का NaCl के ऊपर। तो जब हम कूल करते हैं, अगर हम हाई टेम्परेचर पे NaCl को सोल्यूबल भी कर लें, उसके बाद जब हम कूलिंग करेंगे तो NaCl जो है वो उसकी सैचुरेशन पे कोई ख़ास सिग्निफिकेंट जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। जबकि KNO3 जो है उसकी जब हम हीट अप करते हैं तो बहुत ज़्यादा सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है, और जब वापस उसे ठंडा किया जाता है तो उसमें क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बड़ी सिग्निफिकेंट होती है और हमें काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिस्टल्स KNO3 के मिल जाते हैं इजीली। तो ये वजह है कि NaCl पे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता, जबकि KNO3 पे बहुत ज़्यादा हम इफ़ेक्ट देख सकते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच, विच प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट इनेबल टू बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट जो है वो क्यों स्लिपरी होता है टच करने पे? तो इसकी ये जो प्रॉपर्टी है स्लिपरी होने वाली, ये उसके स्ट्रक्चर की वजह से है। स्ट्रक्चर कैसा है उसका? लेयर ऑफ कार्बन एटम बाउंडेड स्ट्रॉन्गली विद इन ईच लेयर बट हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवाल फोर्सेस बिटवीन लेयर्स। ठीक है, डिफरेंट लेयर्स हैं कार्बन एटम की। जो लेयर है, एक लेयर, उसके अंदर जो कार्बन कार्बन एटम हैं वो बहुत स्ट्रॉन्गली टाइटली पैक्ड हैं। लेकिन जो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है, उसमें जो वंडरवाल फोर्सेस हैं, यानी इस कार्बन की इस कार्बन से, या ये जिस तरह आपस में ये लेयर्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं, वो ज़रा वीक फोर्सेस से जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से जब ये इस पर कोई प्रेशर पड़ता है तो पार्टिकल या लेयर्स जो हैं वो स्लाइड कर जाती हैं एक दूसरे के ऊपर, और इसकी वजह से एक्सीलेंट लुब्रिकेंट के तौर पे बिहेव करता है। यानी कि जब इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये वाली लेयर जो है, इसके कार्बन आपस में तो नहीं टूट सकते क्योंकि टाइटली पैक्ड हैं, लेकिन एक दूसरे के दूसरी लेयर से ये इजीली स्लाइड करके इधर और इधर को मूव कर सकते हैं। तो इस तरह ये लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। आई होप सो आपको समझ लगी होगी। अगर समझ लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।